गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हो आज का जो एडिटोरियल है आपका, ये सेवा निर्यात का बढ़ता दायरा, जो भारत में सेवा निर्यात का क्या रोल है, जीडीपी में इसका क्या हिस्सेदारी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब 10 सालों में क्या रिपोर्ट है, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसकी भी रिपोर्ट्स, उनके भी डाटाज इसमें दिए हुए हैं और वो डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको ना इस पेपर का तो भरोसा बिल्कुल ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है कि ओल्ड पेपर है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो पेपर आते हैं, बहुत सारे हमारे जो हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं वो उस पेपर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे मैटर उन पेपर में भी आता है, इसमें भी आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चूँकि आज 13 नवंबर है और आज का मतलब पेपर में है बहुत ही करंट डाटा है। ठीक है, तो पेपर मैगजीन से भी करंट डाटा, मैगजीन वगैरह से भी करंट डाटा इसमें होता है। तो यहाँ से पढ़कर आप जाके इस चीज़ को आप देख सकते हो कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। इस तरह से मैंने अपने जो चैनल पे क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें दे चुकी हूँ मैं, उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भारत जो है सेवा निर्यात में भले ही नई ऊंचाई हासिल करते हुए वैश्विक सेवा निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मगर इस मामले में क्या है ना कि उसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सेवा निर्यात में एक तो उसकी गुणवत्ता, दक्षता, सभी क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने, ग्रामीण और छोटे शहरों में जो शोध और नवाचार का के साथ साथ युवाओं को स्किल देना एआई के क्षेत्र में, ये सारी चुनौतियां हैं। उसके अलावा तो अमेरिका का नई शुल्क नीति और वीज़ा प्रणाली जो है वो चुनौती बना हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी स्किल डेवलपमेंट देना, डिजिटल क्षेत्र में शिक्षित प्रशिक्षित करके उसे सेवा क्षेत्र में जो है कि सेवा निर्यात में उनकी सहभागिता को लेना। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, एक तो पता नहीं क्या संगठित क्षेत्र हैं कितने, उनका रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें कितने जनसंख्या इंक्लूडेड है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास। तो उन श्रमिकों को स्किल डेवलपमेंट देना, डिजिटल क्षेत्र में लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करना, ये सारा चैलेंज है। ठीक है, आप देखिए 24-25 के दौरान भारत का जो सेवा निर्यात है हमारा 387.5 अरब डॉलर ये रहा। 25-26 तक आते आते ना चालू वित्त वर्ष में अगर देखा जाए तो 475 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बन जाएगा सेवा निर्यात का। 475 अरब डॉलर 13-14 में तो ये सेवा निर्यात का आकार 152 अरब डॉलर था। तो 10 साल का जो हम लोग ऑलवेज आपने सॉल्व किया होगा प्रश्नों को, जो आपका यूपीएससी प्री में भी ऑलवेज पूछता है, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा जो है कि वहाँ पे हिस्सा है इकोनॉमिक्स के प्रश्नों का। तो यही सारे क्वेश्चन यहाँ से ही उठाए जाते हैं। जो 10 साल में आपका सेवा निर्यात में कितना बढ़ा। ठीक है, पहले 152 अरब डॉलर था 13-14 में, अब कितना हो गया तो 387.5 अरब डॉलर। 25-26 में ये 475 अरब डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कि एनएसई और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने कहा है कि जो सेवा निर्यात के मामले में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का 7वां स्थान रखता है। तो 7वें स्थान पे है, ये किसने कहा? एनएसई ने कहा, 4.3% हिस्सेदारी के साथ। ठीक है, 2001 में तो सेवा निर्यात के मामले में भारत 24वें स्थान पे था, अभी 25 में ये 7वें स्थान पे है। उसके अलावा आप दूरसंचार है, आपका सूचना प्रौद्योगिकी है, वाणिज्यिक सेवा है, यहाँ पे बहुत सारा करीब करीब ना 3/4 हिस्सा रखता है ये सेवा निर्यात में। कौन कौन? दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक सेवा। ठीक है, इसके अलावा भारत सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवा निर्यात में भी भारत आगे है। सेवा निर्यात की मौजूदा प्रगति जो है वो देश में हो रहे संरचनात्मक सुधार, तकनीकी विकास और नई पीढ़ी की उच्च कौशल युक्त क्षमताओं का परिणाम है। गौरतलब है कि सेवा निर्यात में आप देखो ना, सेवा निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, ठीक है, सेवा निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, बैंकिंग, वित्त, बीमा, पर्यटन, आतिथ्य, शिक्षा, चिकित्सा और कृत्रिम मेधा जैसी सेवाओं का निर्यात शामिल है। ठीक है,
भारत में आप देखो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने में बहुत तेज़ी आई है, जिससे सेवा निर्यात बढ़ रहा है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलती है और यहाँ पे बहुत सेवा निर्यात हमारा बढ़ा है। नेस्कॉम और जिनो की ओर से जो जारी किया जाता है इंडिया जीसीसी लैंडस्केप रिपोर्ट, ठीक है। नेस्कॉम और जिनो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो जारी किया जाता है ना नेस्कॉम और जिनो के द्वारा। इंडिया जीसीसी लैंडस्केप रिपोर्ट के मुताबिक जीसीसी के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। फिलहाल देश में 1800 से अधिक जीसीसी हैं। इसमें 21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। 1800 से अधिक जीसीसी है हमारे इंडिया में और यहाँ पे कितनी जनसंख्या है तो करीब 21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है दुनिया के करीब। तो भारत जो है आपका, ठीक है, तो सेवा निर्यात में भारत का जो हिस्सेदारी है वो कुल सेवा निर्यात का लगभग 3/4 हिस्सा रखता है। कौन? दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक सेवा। उसके अलावा जो 1800 से अधिक जीसीसी हैं उसमें 21 लाख से अधिक जनसंख्या को रोजगार भी मिलता है, ठीक है। दुनिया का करीब 50% जीसीसी तो सिर्फ भारत में ही है, 1800 से अधिक, ठीक है। जीडीपी में जीसीसी का योगदान 1.5% है, 1.5% है जीसीसी का योगदान, जो कि 2030 तक 3.5% हो जाएगा। जीसीसी प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सेवा, वित्त, मानव संसाधन और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित है, ठीक है। जीसीसी प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सेवा, वित्त, मानव संसाधन और अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो हमारा जीसीसी खोला गया है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, तो वहाँ पे क्या क्या जो सेक्टर है वो चीज़ है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत में एआई और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास तथा नव उद्यम के अनुकूल माहौल से अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने केंद्र यहाँ खोलना चाहती हैं, ठीक है। भारत में अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने केंद्र यहाँ खोलना चाहती है। वास्तव में भारत के सेवा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से इस क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन से इस क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। भारत जैसे रणनीतिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की नई पीढ़ी भी इसमें लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है, ठीक है। ओपन एआई के जो प्रमुख हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। एआई के क्षेत्र में भारत दूसरा बाजार है। ये किसने कहा? ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कहा, ठीक है। गूगल के सीईओ ने भी जो सुंदर पिचाई है, उन्होंने कहा है कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र का काफ़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। इस वर्ष भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो बाजार है ना वो 13.05 अरब डॉलर मूल्य की ऊंचाई पर है। भारत में एआई का जो बाजार है वो 13.5 अरब डॉलर मूल्य की ऊंचाई पर है, जिसका आकार वर्ष 2032 तक देखिएगा तो ये 130.63 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। एआई का, जब आप साइंस टेक्नोलॉजी में एआई का मैटर लिखते हो ना, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते हो तो ये डाटा आप लिख सकते हो। है तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर मतलब टॉपिक, बट यहाँ पे एआई का भी आप यूज़ कर सकते हो अलग से। भारत में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। 60 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी और एआई में, ठीक है। 60 लाख। देश में लगभग 1.8 लाख नव उद्यम हैं और पिछले वर्ष तो शुरू किए गए नव उद्यमों में से करीब 89% ने अपने उत्पाद एवं सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ किया है। तो ये जो एक पैराग्राफ आप देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो डाटा है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि सेवा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम पहलू है।
इससे न केवल विदेशी व्यापार घाटे को थामे रखने में मदद मिल रही है, बल्कि देश में रोजगार निर्माण में भी यहाँ बहुत इसका भागीदारी है। एक तो विदेशी व्यापार घाटे को कम करता है, क्या? सेवा निर्यात। उसके अलावा देश में रोजगार निर्माण में भी इसका यूज़ है। नीति आयोग का रिपोर्ट में कहा गया है ना कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है। जो हमारा जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र अकेले 55% है और 18.8 करोड़ लोग तो इस क्षेत्र में रोजगार से जुड़े हैं। तो जो सेवा क्षेत्र है, जो जिसका हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था में 55% है जीडीपी में, तो 18.8 करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है। सेवा क्षेत्र ने पिछले 6 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिए हैं। देश का जो सेवा निर्यात है 14.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो वस्तु निर्यात के 9.8% से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, सेवा निर्यात का कितना वैल्यू है देखो। भारत को सेवा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सेवा निर्यात में तेजी लाने के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि अभी भू राजनीतिक रूप से भारत का सेवा क्षेत्र देश की जो व्यापक आर्थिक असमानता को दर्शाता है। देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु उच्च मूल्य वाली सेवाओं मसलन सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और अचल संपत्ति में दबदबा रखते हैं। मोस्टली आपका जो दक्षिण वाले राज्य हैं, ठीक है ना, साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेवा क्षेत्र में हमसे आगे हैं। इससे कोई संदेह नहीं है ना कि देश में अपने संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से यहाँ गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था के औपचारिक एवं शहरीकृत होने के साथ साथ, ठीक है, शहरीकृत होने के साथ साथ ज़्यादा कर्मचारियों को शामिल करने की क्षमता मौजूद है। सेवा क्षेत्र में लैंगिक समानता पर भी ध्यान देना जरूरी है। लैंगिक समानता आ गया ना, यही मैटर तो पूछता है यूपीएससी, ऑलवेज पूछता है महिलाओं की हिस्सेदारी सेवा निर्यात में। ठीक है, और महिलाएं जो हैं कम संख्या है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी आपको आंकड़ा मिलेगा, पता चल जाएगा आपको। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल 10.5% महिलाएं सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। मात्र ग्रामीण क्षेत्र में 10.5% महिलाएं हैं सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में जबकि 60% है। कितना गैपिंग है यार। उफ, चलो ये आप ऐड कर देना, ये महिला सशक्तिकरण वाला मैटर में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जब लैंगिक समानता के ऊपर आप लिखोगे तो वहाँ भी आप इसको लिख सकते हो। यह बात भी ध्यान देने रख होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। क्यों जी? ऐसी स्थिति में भारत के सेवा निर्यात में तेजी लाने के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता, सुरक्षा को लेकर अधिक प्रयास करने होंगे। हमें क्या क्या सुधार करना है, ये हमारा अपना लैंग्वेज होना चाहिए। आप ये सारे लिखना, उसके अलावा आप अपने मन से भी कुछ लिखना। ठीक है, मतलब अपना भी कुछ ऐड करना है इसमें यहाँ। तो सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता और सुरक्षा को लेकर जो है कि अधिक प्रयास करने होंगे हम लोगों को। क्या करना होगा? स्किल डेवलपमेंट वगैरह। ठीक है, विविधता लाने के लिए अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अब कम करना पड़ेगा। सेवा निर्यात की संभावना वाले जो अन्य देशों में कदम बढ़ाने होंगे। नए दौर की तकनीक हमें और ज़रूरत और उद्योग की उपेक्षा के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को सुसज्जित करना होगा। स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षण भी। ठीक है, सेवा निर्यात बढ़ाने के लिए शोध नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों को आगे बढ़ाना होगा। देश के कोने कोने से खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को भी सेवा क्षेत्र से जोड़ना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे जो प्रयास से देश का जो सेवा क्षेत्र है और सेवा निर्यात रफ्तार पकड़ेगा। इससे भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, ये डाटा याद रखना, 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 47 तक विकसित देश बनने की राह में बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कितना अच्छा ये जो है आपका, ठीक है ना, ये आपका बहुत अच्छा मतलब मैटर है आपका। आपदा का जलवायु, ये भी बहुत अच्छा ये आपका हाँ, ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, जो हमारा ब्राज़ील में COP30 हो रहा है ना, उसके ऊपर ये है। तो आप ये यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैटर आपका बहुत अच्छा था इकोनॉमिक्स वाला। ठीक है, COP30 हम लोग मतलब अलग से करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये जो आपका मैटर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।